यूनिवर्स ऑफ साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर्स इस चैनल पे कवर करेंगे। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर को हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पूरा चैप्टर इसी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही बोल दूं, कुछ भी रटना नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। देखते होंगे दूध फट जाता है। लोहे का तवा तसली कील को आंध्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, लोहे पे भूरी रंग की परत चढ़ जाती है जिसको जंग लगना कहते हैं। लोहा में जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, यानी कि अंगूर जो है वो सूख जाता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सब परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो ये सब जो है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया में जो है उसको अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता है। और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया अस्थायी होती है। देखिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, मैग्नीशियम रिवन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ दिया है, चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ऐसा क्यों होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है तथा मैग्नीशियम के बीच जो होता है होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। फिर एक क्रियाकलाप में एक शंक्वाकार एक क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नीशियम रिवन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ दिया है, चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ऐसा क्यों होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है तथा मैग्नीशियम के बीच जो होता है होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। फिर एक क्रियाकलाप में एक शंक्वाकार फ्लस्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जिंक का क्या होता है, संकेत Zn। ये आपको कुछ संकेत को याद करना होगा पीरियोडिक टेबल से। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तो अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। यहाँ पे देखिए एक फ्लास्क लिया है, इसमें जो है दानेदार जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। जिंक है, यहाँ पे आप बोलेंगे H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हुआ। इसको भी आपको याद करना होगा कुछ फार्मूला को। फिर अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है H2। ऊपर दिए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी में परिक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कब कह सकते हैं कि जब अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और रंग में परिवर्तन देखते होंगे, कोई बैंगनी से लाल हो जाता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निकास हो रहा है। और तापमान में परिवर्तन, तापमान क्या होता है, ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताती है तापमान। और इन सबसे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक समीकरण है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है तो क्या यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसे संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण। देखिए, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। सिंपल समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के मध्य जो होता है एक तीर का चिन्ह लगाते हैं और इसके अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगा के बाईं ओर LHS लिखा जाता है और दाईं ओर जो होता है उसको RHS लिखते हैं। यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे LHS और RHS, अभिकारक जो होता है LHS और उत्पाद
RHS। फिर रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg और ऑक्सीजन क्या हो जाता है O2, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिक्रिया बना तो MgO। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्व के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें, क्या दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान है, यदि समान है तो समीकरण संतुलित है। तो देखिए यहाँ पे तत्व की संख्या मैग्नीशियम 1 है, इस साइड भी 1 है, और ऑक्सीजन जो है आपका बाईं ओर 2 है और दाईं ओर जो है 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो आइए इसको संतुलित करने के लिए सीखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इस साइड भी बाईं ओर 2 है, तो दाईं ओर भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 देंगे तो मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 हो गया। तो फिर जो है मैग्नीशियम को इस साइड बाईं ओर भी 2 लिखना होगा, तो ये जो है टोटल संतुलित हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। यहाँ देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो दोनों साइड जो है द्रव्यमान बराबर हो गया। मैग्नीशियम इस साइड जो है अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 है। ऑक्सीजन जो अभिकारक के साइड 2 है, तो यहाँ भी उत्पाद के साइड भी 2 है, दोनों ओर इक्वल है द्रव्यमान। तो ये जो है संतुलित हो गया। फिर है शब्द समीकरण, एक दिया हुआ है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है शब्द समीकरण। इसको रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे Zn और H2SO4 और ZnSO4 और H2। फिर जो है इसको संतुलित करने के लिए सीखना है। तो देखिए तत्व पहले लिखेंगे, यहाँ पे तत्व Zn और हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं LHS और इधर वाले को RHS। तो LHS पहले फिर RHS। LHS में जिंक कितना है 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है LHS में 2, और यहाँ पे सल्फर कितना है तो 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4, तो LHS में 4 लिख दिए। फिर इस साइड RHS लिखते हैं। RHS इधर वाले को क्या बोलते हैं RHS। तो यहाँ पे 1 है जिंक तो 1 लिख दिए, और सल्फ़र कितना है 1 तो 1 लिख दिए, और ऑक्सीजन कितना है तो 4 लिख दिए, हाइड्रोजन कितना है 2। तो देख रहे हैं LHS और RHS दोनों साइड जो है यहाँ पे इक्वल है। तो ये जो है ये समीकरण संतुलित है। फिर दूसरे पेज पे एक रासायनिक अभिक्रिया है Fe और H2O जल, और इस रासायनिक अभिक्रिया कराने पे क्या बन रहा है Fe3O4 बन रहा है, लो ऑक्साइड, इसको मैग्नेटाइट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसको कैसे संतुलित करेंगे। Fe यहाँ पे Fe और H2O इस साइड जो है हम तत्व को लिखते हैं, इधर वाला जो है LHS और इस साइड वाला RHS होता है। तो तत्व क्या है Fe है, लोहा है, और LHS साइड लोहा कितना है 1 है। फिर H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन LHS के साइड कितना है 2 है। फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है LHS के साइड कितना दिया हुआ है 1 लिखेंगे। फिर RHS के साइड Fe कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और H कितना है तो H जो है RHS के साइड 2 है, तो 2 लिखेंगे H के सामने। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे तो 4 है ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है RHS के साइड कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर इसको समीकरण को लिखते हैं यहाँ Fe3O4 फिर H2O। अब इसको संतुलित करते हैं। देखिए LHS के साइड 1 है और RHS के साइड जो है 3 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम LHS के साइड Fe में 3 लगाएंगे। फिर H कितना है दिया हुआ, हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन में कितना है, LHS के साइड 1 ही है दिया हुआ है, और RHS के साइड जो है यहाँ पे 4 है। तो इधर इक्वल करने के लिए 4 जो है यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया। बट ये देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे जो 4 होता है ये 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पे 8 हो जा रहा है हाइड्रोजन, और इधर कितना बच रहा है 2 ही है। तो इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड भी यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 4 दूनी 8। तो ये समीकरण जो है अब संतुलित हो गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। दोनों ओर यहाँ पे तत्व की संख्या बराबर हो गया, तो अब क्या हुआ, ये समीकरण संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं।
अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः जी, गैस को जी से इंडिकेट करते हैं, और द्रव लिक्विड है तो एल से, जलीय है एक्वस हो गया तो AQ लिखते हैं, ठोस सॉलिड है तो S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम AQ लिखते हैं, यानी कि एक्वस को AQ से दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस के रूप में है तो जी लिखें, और हाइड्रोजन जो है ये भी गैस के रूप में है तो यहाँ पे जी लिखा गया है, और इसको रासायनिक अभिक्रिया कराया जा रहा है 340 एटमॉस्फेयर पे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन रहा है CH3OH, लिक्विड के फॉर्म में है तो L लिखेंगे। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यहाँ तीर के ऊपर दिया हुआ है, फिर नीचे भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक्वस, ये क्या है, घोल के फॉर्म में है तो AQ से दर्शाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जल जो है लिक्विड में है तो L से, और ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जा रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला हो जाता है। और AQ क्यों लिखा है, तो क्योंकि ये घोल के फॉर्म रूप में है यहाँ पे तो AQ। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे गैस होता है ना ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया में यहाँ पे जो है घोल के रूप में है एक्वस, और यहाँ जल जो है लिक्विड फॉर्म में है तो L लिखें। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जिसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या कम्बिनेशन रिएक्शन, और होता है आपका वियोजन अभिक्रिया, जिसको आप घटन अभिक्रिया भी कहते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया होता है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। फर्स्ट अभिक्रिया क्या दिया हुआ है, रसायन संयोजन अभिक्रिया, जिसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन यानी कि योग हो रहा है, तो इसको परिभाषित करेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया कर एक यौगिक का निर्माण करेगा तो क्या होता है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, और CaO को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, फार्मूला है। और उष्मा यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, इसको उष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, यानी कि इसका रंग भी जो है दूधिया हो जाता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दिया हुआ, इस कार्बन वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं। ये रासायनिक सूत्र को चौक का भी रासायनिक सूत्र होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि चूने या सफ़ेदी के दीवार में लगाने से कुछ देर के बाद जो है दूधिया हो जाता है, तो क्यों होता है, किसके कारण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। फिर यहाँ पे है कोयले का दहन हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी दहन करना हो तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है अभिक्रिया कराने पे। यहाँ देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है, यहाँ पे मीथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन हो रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल और ऊर्जा का भी यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, तो उत्पन्न हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी आपका उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। श्वसन क्या है, श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो भोजन से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ जो है छोटे छोटे
टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, आलू तथा ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है से मिलके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है और हमारे शरीर की कोशिका में जो उपस्थित होती है ऑक्सीजन, उससे मिलके क्रिया हो रहा है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा है। साग सब्जी और वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। संयोजन अभिक्रिया पढ़े, उसी का जस्ट अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जिसको कहते हैं, और इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में कहेंगे। देखिए उसमें क्या हो रहा था, योग हो रहा था। जब इसमें क्या होगा, एक पदार्थ या एक यौगिक जो है वो अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यौगिक जो है फेरस सल्फेट जो है अभिक्रिया करके इसमें उष्मा देने पे क्या बन रहा है, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना, प्रकाश और उष्मा या विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके यौगिक को दो या दो से अधिक घटकों में तोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर जो है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 इसको हरा कशिश भी कहते हैं का क्रिस्टल जल त्याग देता है। इसका जो जल जो है त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। उपरांत एक फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है ठोस है, ये फेरिक ऑक्साइड क्या है, ठोस है, सॉलिड में है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों जो है गैस के रूप में है। देखिए उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा देने पे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग जो होता है उद्योग में होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इनके अनेक उपयोग में से एक उपयोग क्या है, सीमेंट का निर्माण होता है। और उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण है दिया हुआ, लेड नाइट्रेट, इसमें हीट तापन देंगे तो क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यहाँ पे भूरे रंग का जो है धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं जो होता है ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 का धुआं है। फिर नेक्स्ट पेज क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में जो है श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में जो है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ही ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोग हो रहा है, यानी कि बिछड़ रहा है। ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया सिल्वर और क्लोरीन में। और सिल्वर जो है यहाँ पे सिल्वर का रंग कैसा हो जाएगा, तो काला रंग हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है, इसका भी वियोग हो जा रहा है, सिल्वर अलग हो जा रहा है और ब्रोमीन जो है अलग हो जा रहा है। इसका उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, जिस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का उपयोग जो होता है धूप के चश्मे में, जिसको क्रूक्स ग्लास भी कहते हैं, और फोटोक्रोमेटिक ग्लास में भी किया जाता है। किसका उपयोग, सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि जब क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर अभिक्रिया में जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखते हैं, इधर एक क्रियाकलाप है, पहले इसको समझ लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन है नीला कलर का, और इसमें लोहे का कील दिया हुआ है। जब लोहे की कील को बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहे के कील को निकाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसका कील का रंग भूरा हो जा रहा है, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला से देख रहे होंगे, कैसा हो गया, हल्का हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जो है ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि कह सकते हैं कि कॉपर को धक्का मार के वहाँ से क्या होता है, ये फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट बना लेगा,
तो इसलिए जो है इसका रंग कॉपर सल्फेट का हल्का हो जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको इसके लिए अभिक्रियाशील श्रेणी याद रखना होगा कि कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे जिंक है, कॉपर सल्फेट है, और फिर जो है यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसलिए जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया। हटा के क्या बना लिया, तो जिंक सल्फेट। फिर लेड है, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है। यहाँ पे भी जो है लेड जो है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसलिए जो है कॉपर को हटा दिया। हटा के क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, वो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, 2 बार द्विविस्थापन है, यानी कि 2 बार विस्थापन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 बार आयन का विस्थापन होता है, और सभी अभिक्रिया जो होता है उदासीनीकरण होता है। इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। देखिए रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम पे जो है प्लस आयन होता है, सल्फेट पे जो होता है हमेशा ऋण आवेश होता है। बेरियम पे भी यहाँ पे क्या है, धन आवेश होता है, और क्लोरीन पे हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो देखिए कैसे विस्थापित कर रहा है, ये जो है सोडियम जो है क्लोरीन के साथ विस्थापित हो जा रहा है। एक बार सोडियम किसके साथ विस्थापित हो, क्लोरीन के साथ, और फिर जो है बेरियम के साथ विस्थापित हो रहा है। Ba बेरियम +2 आयन है तथा सल्फेट पे ऋण 2 आयन है कि अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अपक्षेप का निर्माण होता है। अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या दिया हुआ है, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। जिन अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है जल में अघुलनशील है, बेरियम सल्फेट। एक और रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं, आप लोग अगर नहीं समझे तो। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, इससे अभिक्रिया कराने पे क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस आयन है, आवेशित आयन है, और क्लोरीन पे है ऋण आवेशित है माइनस, और सोडियम पे है प्लस, और हाइड्रोक्साइड पे क्या है माइनस। तो जो है यहाँ पे प्लस वाला माइनस पे एक बार विस्थापित आयन का आदान प्रदान करेगा, तो H जो है, H सिर्फ ये H जो है ये OH ऋण आवेश से आवेशित होके क्या बन रहा है, 2H हो रहा है, तो H2O हो जा रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन है ऋण आवेश, और इस पे सोडियम पे है धन आवेश, तो ये दोनों एक बार आयन का आदान प्रदान करके एक साथ होगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, 5वां लास्ट है। देखिए उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और इसमें जो है ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन की कमी होगी। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है। सिंपल समझ सकते हैं, एक ही चीज़ का एक, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन की कमी होगी। यहाँ पे समझते हैं, कॉपर है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। देखिए कॉपर में, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। देखिए कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया जाए तो सतह काली परत जो होता है भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तथा कॉपर प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए विपरीत हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये जो है अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे एक कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पे क्या हो रहा है, कॉपर और जल बन रहा है। यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर तो अपचयन हुआ, और यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है। कह सकते हैं ना, जिस अभिक्रिया में अपचयन उपचयन साथ साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो। और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी, यह अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे वृद्धि हुआ, तो इसलिए यह उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है। एक अभिकारक क्या हो रहा है,
यहाँ पे अपचयित हो रहा है और एक अभिकारक क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, कॉपर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का, आप लोग बताइए जिंक का क्या हो रहा है। यहाँ पे जिंक से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है कार्बन का। देखिए एक अभिक्रिया और दिया हुआ है, MnO2 और HCl है, और इधर उत्पाद में क्या बन रहा है, अभिक्रिया करने पर MnCl2 बन रहा है और जल Cl। देखिए Mn में क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखिए उत्पाद के साइड, तो क्या कह सकते हैं ना, Mn में अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी। तो रिडक्शन इंग्लिश में याद रख सकते हैं। देखिए अपचयन उपचयन में कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी, रिडक्शन, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पे HCl है अभिकारक के साइड, इसमें जो है H में देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है उत्पाद में, तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ऑक्सीजन बढ़े, ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहाँ ऑक्सीजन का कमी होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिडक्शन। लेकिन देखिए क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है। संक्षारण, संक्षारण किसको बोलते हैं, जब कोई धातु जो है ऑक्सीजन या आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत जो होती है कमज़ोर या संक्षारित हो जाती है, तो उसको संक्षारण कहते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर क्या होता है, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जंग लगना। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यानी कि इसका संक्षारण का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लोहे पर जंग लगना। और फिर चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत जैसे चांदी पे क्या होता है ना, काली रंग का परत चढ़ जाता है, और तांबे पे जो है हरी रंग का परत चढ़ना, ये संक्षारण का उदाहरण है, आप लोग लिख सकते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे विकृति गंधिता, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, जब तैलीय खाद्य पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आकर उपचयित हो जाएगा, जिससे उसका स्वाद जो होता है, गंध और रंग सब जो होता है बदल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। देखिए क्या होता है, प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स के थैले में ऑक्सीजन हटा के उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाला जाता है। क्यों, क्योंकि जो है ये कम सक्रिय गैस है, जिससे चिप्स का जो है उपचयन ना हो सके। तो चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।